तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम गहरे समुंदर को देखते हैं। समुंदर के नीचे आने वाली इन जोरदार सिलसिले की वजह से समुंदर की सतह फट जाती है और दरारों में से हमें नीली रोशनी निकलती दिखाई देती है। इसी समुंदर में एक कपल भी एंजॉय करने के लिए आया हुआ था। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को समुंदर के बीचों बीच सरप्राइज दिया था, उसे प्रपोज करके, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इससे पहले कि वो अपने जोश में अपने फियांसी को गले लगा लेती, वो देखती है कि लड़का अचानक वहाँ से गायब हो चुका है। लड़की पैनिक कर जाती है और थोड़ी ही देर में हमें उस लड़की की लाश समुंदर के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। इससे पहले कि लड़की को समझ पाती, पीछे से कोई अजीब सी क्रिएचर उस लड़की के ऊपर भी हमला करके उसे मार देते हैं। खैर यही दूर एक बोट पर हम 3 लोगों को देखते हैं। वो यहाँ मछलियों का शिकार करने आए थे, लेकिन उनकी गलती की वजह से उनकी बोट पे आग लग गई। दूर खड़ी एक दूसरी बोट जब उन्हें मुश्किल में नोटिस करती है तो फौरन उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। हंटर उनकी बोट पे लगी आग को बचाने में कामयाब हो भी गया था। ये सारा इन बोट पे मौजूद लोगों की वजह से ही हो रहा था। एक तो वो बोट पे फायर क्रैकर्स लेकर आए हुए थे और दूसरा ड्रिंक भी कर रहे थे। हंटर जब उन्हें मना करता है, लेकिन वो हंटर की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। इनकी बोट के ऊपर और भी बहुत से फायर क्रैकर्स थे, जिन्हें हंटर अपनी बोट के ऊपर शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि वो यहाँ का सुपरवाइजर था। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो दूर पहाड़ की चोटी से अपनी दूरबीन के जरिए समुद्र के बीचों बीच चमकती हुई ब्लू लाइट को नोटिस कर रहा था। और समुद्र के ठीक उसी ब्लू लाइट वाले पॉइंट पर हंटर और उसका ग्रुप जो हंटिंग कर रहे थे, उनके भी हुक में कुछ बड़ा फंसता है, जिसके फंसने पर ये सभी लोग खुश होते हैं। और जिस तरह ये लोग उस चीज को ऊपर की तरफ खींच रहे थे, इनको बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। साफ मतलब था कि नीचे कोई बहुत बड़ी चीज है। जैसे ही ये लोग उस चीज को अपनी बोट में ला के रखते हैं तो उन्हें वहाँ डेड इंसान मिलता है, जिसका पूरा मुंह ब्लू हो चुका था। उन्हीं की ग्रुप मेंबर जेड को ये काफी अजीब लगता है और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिर इस इंसान को हुआ क्या, वो अंडर वाटर अपना कैमरा भेजती है और उसे समुद्र के नीचे से नीली लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। और ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। हंटर फौरन अपनी करीब अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देता है इस चीज के बारे में। अब ये लोग दोबारा समुद्र पे एक नजर डालते हैं और इन्हें समुद्र में जगह जगह पानी के ऊपर ही ब्लू लाइट दिखाई दे रही थी। ये सब नोटिस करके ये लोग जैसे ही पीछे मुड़े तो शॉक रह गए, क्योंकि वो डेड बॉडी भी उनकी बोट पे नहीं रही थी। जेट उस इंसान को इधर उधर ढूंढती है और एकदम से पीछे से उसके ऊपर वही इंसान हमला कर देता है, जिसके बारे में पता चला कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है, जिसने अब जेट के कंधे पे काट के उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। यही करीब रे ये सारा नजारा देख लेता है और इससे पहले कि ये क्रिएचर रे के ऊपर भी हमला कर देती, पीछे से हंटर एक चाकू लिए आता है और इस ज़ॉम्बी के जिस्म में स्टैब कर देता है। लेकिन ये ज़ॉम्बी तो कुछ ही मिनट में इस हमले से रिकवर कर चुका था और हंटर दोनों पे ही हमला करने वाला था। अपने आप को बचाने के लिए ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और किसी तरह उस ज़ॉम्बी को समुद्र में गिराकर अपना पीछा उसे छुड़वा लेते हैं। जेट को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, जिसके साथ रे रुकता है और हंटर अब अपने एक दूसरे साथी दोबारा समुद्र में उतरता है उस ब्लू लाइट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये दोबारा समुद्र की गहराइयों में अपने कैमरास भेजते हैं और इस मर्तबा इन्हें सी बेड पे बहुत सारी दरारें दिखाई देती हैं, जिसके अंदर से वो ब्लू लाइट निकल रही थी। कैमरा थोड़ा ही आगे जाता है तो इन्हें एक इंसान की तरह की क्रिएचर वहाँ तैरती हुई दिखाई देती है। हंटर अपने साथी से कहता है हो सकता है कि वहाँ ज़ॉम्बी हो, क्योंकि पहले भी समुद्र से एक ज़ॉम्बी ही निकला था जिसने उनके ऊपर हमला कर दिया था। दूसरे आदमी को उसकी सारी बात खाने लगी और वो हंसने लगा कि समुद्र में ज़ॉम्बीज कहाँ से हो सकते हैं। अभी वो हंस ही रहा था कि एकदम से इन लोगों ने देखा कि इनकी बोट की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज तैरते हुए आ रहे थे और ये देखते हुए उस आदमी को भी हंटर की बात पे बिलीव करना पड़ा। इतने सारे ज़ॉम्बीज का यहाँ पे होना खतरे से खाली नहीं था। हंटर फौरन अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अथॉरिटीज को कहकर समुद्र के आसपास का सारा इलाका खाली करवा दो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है। उसके कहने के मुताबिक यहाँ पर सुनामी साइरन्स बजने लगते हैं, जो कि एक वार्निंग थी लोगों के लिए कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन बेवकूफ लोग यहाँ से जाने के बजाय उल्टा होड़ से समुद्र को ही देखने लगे, जिसमें पानी बहुत तेजी से पीछे की तरफ मूव हो रहा था। हंटर और उसका साथी तेजी से दोबारा साहिल की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो वहाँ पर शेखियों की मदद कर पाए, लेकिन फिर अचानक वो देखते हैं कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी तूफान की लहर आ रही है और उस लहर में बेशुमार ज़ॉम्बीज हैं। हंटर अपनी बोट की स्पीड फुल कर देता है, जितना तेजी से वो भाग सकता था वो अपनी बोट को भगा रहा था, लेकिन उस लहर की स्पीड इनकी स्पीड से कई गुना तेज थी और आखिर वो लहर इनकी बोट से टकरा ही जाती है और उसमें मौजूद ज़ॉम्बी से बचने के लिए इन दोनों को अपना कंट्रोल पैनल छोड़कर रूम में छुपना पड़ जाता है। एक ही सेकंड में इस ज़ॉम्बी सुनामी ने जैसे पूरे साहिल को तबाही कर दिया था। ज़ॉम्बीज यहाँ खड़े लोगों के ऊपर पागलों की तरह हमला करने लगे थे। इसी सुनामी के साथ हंटर और उसके साथी की बोट भी साहिल पे आ जाती है और वो लोग भी इन ज़ॉम्बीज से बचते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में रे को बताया जाता है कि इस इलाके को तेजी से खाली किया जा रहा है। काफी सारा स्टाफ भी जा चुका था, इसी वजह से जेट को देखने के लिए यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहा था। यहाँ साहिल पर भी बस अब कुछ ही सर्वाइवर्स बचे हुए थे, जिनको जेट और उनका साथी आने वाले खतरे के बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज बिल्कुल उनके पीछे थे, जो उनके ऊपर हमला करके उनको भी ज़ॉम्बी बना देते हैं और ऐसे ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। हंटर और इसका साथी अपने आप को बचाने के लिए अपनी गन और अपने चाकू से काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन ज़ॉम्बीज की तादाद अब कम होने वाली नहीं थी। बहुत से इंसान
इंसान भी इन ज़ॉम्बी के हाथों मारे गए थे। पीछे जो इंसान बचे थे उनको बचाने के लिए हंटर यहाँ पर एक बोट का इंजन स्टार्ट करता है और इस पे लगे हुए फैन के जरिए बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एक ही टाइम में मारने में कामयाब हो जाता है और ऐसे पीछे बचे हुए इंसानों को भागने का मौका मिल गया था। सीन कट होकर अब हमें हंटर की बेटी सैम को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी, लेकिन इस क्लब की बिल्डिंग के ऊपर भी ज़ॉम्बीज का हमला हो गया। ये लोग पूरी तरह घबरा चुके थे। सैम हंटर को कॉल करते हैं लेकिन कोई उसकी कॉल नहीं उठा पा रहा था क्योंकि सभी बिजी थे। यहाँ पर हंटर और उसका साथी जब ये रियलाइज करते हैं कि वो जितना भी इन ज़ॉम्बीज को मार लें इनसे बच नहीं सकते, तो वो यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं और फौरन ही एक कार में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जाते ही उनकी जोर से चीख निकल गई क्योंकि पीछे ऑलरेडी कोई था। लेकिन टेंशन की बात नहीं, ये ज़ॉम्बीज नहीं है, इंसान ही है। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जेट को सिर्फ एक ही सेकंड के लिए होश आया था और उसके बाद वो मर चुकी थी। ये देखते ही रे दुखी हो गया, लेकिन अगले ही पल जेट जिंदा हो गई, वो भी एक ज़ॉम्बी बन गए। और ये देखकर रे घबरा चुका था। इससे पहले कि रे वहाँ से भाग जाता, जेट उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी उसी टाइम रूम में एक डॉक्टर आ जाता है तो जेट रे को छोड़कर उसको काट लेती है और जेट को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। थोड़ी देर बाद जब हंटर की वाइफ इनी केंसी हॉस्पिटल का विजिट करती है तो वो ये देखकर पूरी तरह घबरा चुकी थी कि जेट ने उसके पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर हमला करके उन्हें ज़ॉम्बी बना लिया था। इससे पहले कि वो केंसी के ऊपर भी हमला करती, केंसी वहाँ से भागती है और एकदम से कोई आगे से बढ़कर उसे पकड़कर एक कमरे में खींच लेता है। ये वही था जो पहले भी इन ज़ॉम्बी से ही बचकर भाग रहा था। अब यहाँ ज़ॉम्बीज मिल गए, दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लग जाती है, जबकि यहीं से केंसी और रे एक दूसरे रूम में चले जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जहाँ से इनका सामना हो जाता है व्हील चेयर पे बैठे एक और ज़ॉम्बी से। यहाँ हंटर का भी पूरा पुलिस स्टेशन तक पहुँचता है और यही उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो लड़का अपनी वाइफ को ज़ॉम्बीज के हवाले करके पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर वहाँ का दरवाजा बंद कर लेता है। उससे जो किया था वो बहुत गलत था, लेकिन जब उससे इसके बारे में सवाल करता है तो वो उल्टा हंटर से ही बदतमीजी करने लगा। वो पुलिस ऑफिसर से भी बदतमीजी करते हुए वहाँ के वेपन्स मांगता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ऐसा करने से इनकार कर देती है। इस गुस्से में वो एक पुलिस ऑफिसर को तो मार देता है और इससे पहले कि वो दूसरे को भी मार देता, हंटर अब उसे किसी चीज से मारते हुए बेहोश कर देता है। इसके बाद ये लोग इस आदमी को बंद करते हैं और हंटर का साथ ही यहाँ से मदद दिलाने की कोशिशों में लग जाता है, लेकिन किसी भी दूसरे शहर से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। हंटर खुद यहाँ पर पुलिस के कंप्यूटर को लॉगिन करता है और उसमें से उस बोट का पता चलाता है जो उसने समुद्र के बिल्कुल दरमियान में देखी थी। वो बोट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की थी और उसका स्टेटस था कि वो वेस्ट को डंप करने के लिए समुद्र में गई थी। इससे पहले ये लोग कुछ और पता चलाते, ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन की खिड़कियां तोड़ देते हैं। वो किसी भी वक्त अब अंदर आ सकते थे, इसलिए ये दोनों जाकर एक अलमारी से अपने लिए वेपन्स लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। जबकि वो आदमी इनसे रिक्वेस्ट करता रह जाता है, प्लीज मुझे खोलो। बाहर का दरवाजा खोलते ही ये लोग पुलिस शील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ज़ॉम्बीज को अपने आप से दूर करने के लिए और फिर हंटर का साथ ही ज़ॉम्बीज को शूट करना शुरू कर देता है। जबकि हंटर ने तो अब कमाल ही कर दिया था, वो यहाँ पर हैंड रॉकेट लॉन्च करता है जिसकी वजह से दूर ज़ॉम्बीज का आने वाला पूरा ग्रुप एक ही वक्त में तबाह। रास्ता इनका साफ हो गया था। ये लोग एक कार में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इतने सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद खतरा टला नहीं, एक और बड़ा ज़ॉम्बीज का सुनामी इस शहर पे हमला करने वाला है। सीन कट होकर दोबारा हम सैम और उसके ग्रुप को देखते हैं जो किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए अपने क्लब से बाहर निकल गए थे। उनके पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ गए जिनसे बचने के लिए वो एक मॉल में गए, तो यहाँ पे भी उनकी किस्मत खराब क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज का उनसे सामना हो गया, जिनसे लड़ते हुए अपनी जान बचाकर ये लोग वहाँ से तो निकल जाते हैं, लेकिन अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनका पीछा कर रहे थे। ये लोग एक खास पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ इनके बैंक की वैन खड़ी हुई थी। ये लोग वैन का डोर नॉक करते हुए जल्दी से वैन के अंदर छुप जाते हैं, जबकि वो बैंड मेंबर जो इस वैन में ही चिल कर रहा था उसे अभी तक होने वाली किसी चीज का अंदाजा नहीं था। वो बड़े मजे से जैसे ही बाहर निकलता है तो सामना हो जाता है उसका बहुत सारे ज़ॉम्बीज से, जिनमें से एक दो को तो वो मारता है, लेकिन एक इंसान कितने भी ज़ॉम्बीज को मारता, यहाँ ज़ॉम्बीज उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं और वो भी मारा जाता है। अब सैम और उसके सारे साथी इस वैन को चलाने की और यहाँ से भागने की कोशिश में थे, लेकिन यहाँ पे भी उनकी किस्मत काम नहीं की क्योंकि वैन चल ही नहीं रही। यहाँ पर सैम की एक दोस्त जो कि इन लोगों से बिछड़ गई थी उसे हम जंगल में भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे इस टाइम दो ज़ॉम्बीज थे। उसे दूर पहाड़ी पे एक घर नजर आता है जिसकी तरफ वो भागना शुरू कर देती है। इस घर का ओनर भी सीसीटीवी कैमरा से उस लड़की को आते हुए देख चुका था और ये वही आदमी है जो समंदर से निकलती हुई ब्लू लाइट को मूवी के पहले सीन में नोटिस कर रहा था और उसने अपने कमरे में एक ज़ॉम्बी को भी बांध के रखा हुआ था जैसे वो उस पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। ये आदमी दरवाजा खोलने से पहले उस लड़की से कहता है, पहले मुझे ये यकीन दिलवाओ कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। जैसे ही वो लड़की अपनी कमर दिखाकर उसे यकीन दिलाती है तो वो फौरन ही ऑटोमेटिकली वो दरवाजा खोल देता है और लड़की इस घर के अंदर आ जाती है। यहाँ वो इसी आदमी से रेडियो मांगकर अपने डैड को कांटेक्ट करती है जो और कोई नहीं बल्कि हंटर का साथी इकोनी था। उसे कहता है, बेटा फिक्र मत करो, तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा, तुम वहीं पर रहना। अब सैम और हंटर सबसे पहले मॉल की तरफ जाती है जिसके पास ऑलरेडी सैम यानी हंटर की बेटी फंसी हुई थी। सैम के साथ उसका दोस्त भी था जिसके पाँव में चोट लगी हुई थी और उसकी वजह से सैम का आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। ये लड़का सैम से कहता है, मैं इन सारे ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। ये कहते ही वो विंडो के जरिए इस वैन से निकल आता है और वैन की छत पे चढ़ जाता है। वो गाना गाते हुए यहाँ ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि सैम जल्दी से इस गाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाती है। सामने हंटर और इकोनी भी आ गए थे। इकोनी अपनी बंदूक के जरिए उसका पीछा करने वाले हर ज़ॉम्बी को शूट करता है, जिसके बाद सैम उनकी कार में बैठ जाती है और यहाँ पे वो लड़का उसे बचाने के चक्कर में ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाता है। सैम को बचाने के बाद इनका दूसरा टारगेट था केंसी को यानी सैम की मॉम को बचाने का, जिनसे इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा
था। ये लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहाँ इन्हें कोई नजर भी नहीं आया। अब शायद यहाँ हॉस्पिटल के स्पीकर्स का यूज करती है अपनी मॉम को ये बताने के लिए कि वो यहाँ इन्हें बचाने आ गए हैं, और स्पीकर्स से निकलता हुआ शोर सारे ज़ॉम्बिस को अट्रैक्ट कर लेता है, जिनसे एकोनी और हंटर लड़ते हैं। यहाँ स्पीकर की आवाज के जरिए अब बाहर से ज़ॉम्बिस सैम को भी बाहर की तरफ खींचने लगे थे, और उन्होंने तो डोर भी तोड़ दिया सैम के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन सैम अपने आप को बचाने के लिए डबल ब्लेड से उस ज़ॉम्बी को मारते हुए रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उसके डैड मेन स्विच से 2 वायर्स निकाल कर यहाँ सभी ज़ॉम्बिस को लगा देते हैं। ग्राइंड पास होते होते एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ज़ॉम्बी में जाता है और सारे ज़ॉम्बिस मारे जाते हैं। और फाइनली अब यहाँ पर कैंसी और रे भी इन्हें मिल जाते हैं। सैम अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश थी और ये लोग मिलकर अब यहाँ से निकलने की प्लानिंग में थे। तब कैंसी यानी वो डॉक्टर वो इन लोगों को नोटिस करके बताती है कि यहाँ 2 तरह के ज़ॉम्बी हैं। आधे वो ज़ॉम्बी जो समुंदर से आए हैं, उनका कलर ब्लू है, और फिर इन ज़ॉम्बिस ने जिनके ऊपर हमला किया है उनका कलर चेंज है। उसको लग रहा था कि पहले वाले ज़ॉम्बिस पे जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ हुआ है। फाइनली ये लोग हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ 1-2 और ज़ॉम्बिस से इनका सामना हो गया। हंटर उन दोनों से लड़ता है और ये सब फिर कार में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। इनका अगला टारगेट था टॉनी को बचाना, जो इस टाइम उस अजीब से आदमी के घर थी। इस टाइम हमें देखने को मिलता है कि अकोनी के हाथ पे एक स्क्रैच था और इसी वजह से वो दूसरा आदमी उसे अपने घर आने को अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन अकोनी उसे यकीन दिलाता है कि ये ज़ॉम्बी बाइट नहीं है, सिर्फ एक स्क्रैच है। अब अकोनी इस आदमी के भी रेडियो से ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल इनका कांटेक्ट किसी से नहीं हो पा रहा था। याद में बताता है कि मैंने भी कई जगह कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा और ना ही कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ आ रहा है। अभी तक 2 बहुत बड़े-बड़े ज़ॉम्बिस के सुनामी आ रहे थे और किसी को इसकी खबर नहीं थी और ना ही कोई इन्हें रेस्क्यू करने आ रहा था, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि अकोनी को यहाँ किसी क्रिएचर की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। वो बेसमेंट में चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ इस आदमी ने एक ज़ॉम्बी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा हुआ था, जो अब छूट गया था और उसने अकोनी के ऊपर हमला कर दिया। अकोनी उसे लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी अकोनी को बाइट कर देता है। अकोनी के चिल्लाने की आवाज़ें इन सबको भी अट्रैक्ट कर देती हैं और ये लोग भी उसको बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ सबसे पहले वो ज़ॉम्बी काटने आ जाता है डॉक्टर को, जिससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ उस दूसरे आदमी ने उस ज़ॉम्बी को इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए मार डाला। अकोनी को एक ज़ॉम्बी ने बाइट किया था, वो जल्द ही एक ज़ॉम्बी में बदल सकता था, इसलिए इस घर का ओनर उसे यहाँ से निकल जाने को कहता है। लेकिन अकोनी की बेटी उसकी बात नहीं सुनती और अपने डैड के कसम की पट्टी करने लग जाती है। उल्टा अब ये लोग उस आदमी से सवाल करते हैं, तुम्हारे पास ये ज़ॉम्बी क्या कर रहा था? क्या तुमने ये ज़ॉम्बिस के एक्सपेरिमेंट किए? ये सब जो हो रहा है क्या तुम्हारी वजह से हो रहा है? तब वो आदमी बताता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा, मैं तो बस इस ज़ॉम्बी को घर लाया था और इन पे एक्सपेरिमेंट करके ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इनकी कमजोरी क्या है। और मुझे ये बात पता भी चल गई, ये ज़ॉम्बिस फोर्स गैस की वजह से बने हुए हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक गन से इन्हें मारना बहुत ज्यादा आसान है। उसकी बात सुनते हुए हंटर अपने ब्लेड के साथ टीचर गन को अटैच कर देता है ताकि आसानी से वो और ज़ॉम्बिस को मार सके। अब कोई इन्हें रेस्क्यू करने तो आ नहीं रहा था, अगर इन्हें अपनी जान बचानी थी तो खुद ही ज़ॉम्बिस को मारने का कोई प्लान बनाना था। हंटर के दिमाग में एक प्लान आ भी चुका था, हमें किसी तरह सारे ज़ॉम्बिस को पानी में लेकर जाना होगा और फिर हम पानी के अंदर करंट छोड़ देंगे, जिससे सारे ज़ॉम्बिस एक ही टाइम में मारे जाएंगे। और जब हम सारे ज़ॉम्बिस को ही मार देंगे तो ना ही कोई ज़ॉम्बी इंसान पर अटैक करेगा और ना ही कोई इंसान ज़ॉम्बी में बदलेगा। उसका यह प्लान सुनते हुए ये आदमी उन्हें बताता है कि उसके पास बहुत सी ग्रेनेड और ऐसी चीजें हैं जिनसे ज़ॉम्बी के ऊपर हमला किया जा सकता है। ये प्लान बनाते ही ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ज़ॉम्बिस भी इनके घर के अंदर आने में कामयाब हो चुके थे। इस टाइम जो हंटर ने वेपन बनाया था वो भी सही से काम नहीं कर रहा था और ज़ॉम्बिस इनके ऊपर हमला भी कर चुके थे। तब यहीं पर हंटर की मदद करने के लिए हंटर की वाइफ आती है। वो यहाँ पर मौजूद एक क्रशिंग मशीन ऑन कर देती है और ये दोनों मिलकर एक एक करके सभी ज़ॉम्बिस को उठाकर उस क्रशिंग मशीन के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। इन दोनों की टीम वर्क की वजह से इन्होंने काफी सारे ज़ॉम्बिस को मार दिया था। अब फाइनली ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते थे। बाहर निकलकर ये लोग करीब एक केव में छुपने के लिए जाते हैं, जहाँ जाकर अकोनी की तबीयत अब ज्यादा बिगड़ने लगी थी। यहाँ पर वो दूसरा आदमी बताता है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसके दिमाग के आसपास के हिस्से को बाइट नहीं किया था, इसी वजह से अकोनी जरा देर से ज़ॉम्बी बन रहा है, लेकिन अब उसका टाइम आ गया है। और यहाँ मरने से पहले अकोनी अब सबसे बड़ा सच रिवील करता है, वो ये कि उन्हें इस ज़ॉम्बिस की हिस्ट्री के बारे में पता है। काफी सालों पहले इस आइलैंड पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आई थी। उस मेडिसिन को इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की अभी इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इंसानों को वो मेडिसिन दे दी, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसान ज़ॉम्बिस में बदल गए। उस कंपनी को कोई नुकसान ना हो जाए, उस कंपनी ने यहाँ के लोकल काउंसलर्स को बहुत सारी रिश्वत दी कि वो इस राज को राज ही रखेंगे। और रिश्वत लेने वालों में अकोनी खुद भी शामिल था, क्योंकि उसे अपनी वाइफ का इलाज करवाना था, लेकिन बदकिस्मती से वो फिर भी मर गई और आज उसी की वजह से इतने सारे लोग भी मर रहे हैं। अभी ये लोग ये डिस्कस ही कर रहे थे कि यहाँ पर इन्हें ढूंढते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बिस आ जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपने नए बनाए हुए वेपन से इन ज़ॉम्बिस से लड़ता है, जबकि दूसरी तरफ अकोनी भी मर जाता है। इससे पहले कि वो अब ज़ॉम्बी बनके जिंदा होता, उसकी बेटी उसके हाथ में एक ग्रेनेड रख देती है और इसके बाद ये सब लोग इस केव से बाहर निकल आते हैं। आखिरी बार टोनी अपने डैड को एक ज़ॉम्बी बने हुए देखती है और उसी सेकंड उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है और इस केव में मौजूद सभी ज़ॉम्बिस मारे जाते हैं। ये लोग अब साहिल के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ जाके इन्हें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। टोनी, रे और वो दूसरा लड़का बोट में बैठकर दूर चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर हंटर और उसकी फैमिली सभी ज़ॉम्बिस को एक रेडियो के जरिए अट्रैक्ट करते हुए पानी तक ले जाने का काम करती है। बहुत सारे ज़ॉम्बिस पानी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक अल्फा ज़ॉम्बी यहाँ हंटर के पीछे पड़ जाता है, जिससे हंटर को हाथ से लड़ना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम हंटर का वेपन काम नहीं कर रहा था। लड़ते लड़ते वो उसे भी पानी तक ले जाता है और एक और मरतबा उस ज़ॉम्बी पे अपने वेपन से हमला करता है।
और इस टाइम उसका वेपन काम करने पे उस ज़ॉम्बी का सर ही कट जाता है। यहाँ पर जो बाइक हंटर ने छोड़ी थी उसे उसकी वाइफ संभाल लेती है और उस पर म्यूजिक ऑन करके बाकी सभी ज़ॉम्बीज को पानी तक लेकर आती है। जिसके बाद सैम यानी उनकी बेटी बहुत सारी वायर्स को पानी में डालते हुए आखिर में पावर बटन ऑन कर देती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज एक ही बार में करंट लगकर मारे जाते हैं। यहाँ इस बोट के अंदर इन लोगों को बाकी ज़ॉम्बीज को एक खास मेडिसिन को एक्सप्लोर करते हुए मारना था, जो मेडिसिन समुद्र में फैलकर समुद्र में मौजूद सभी पुराने ज़ॉम्बीज को मार देती। उनके ये सेटअप लगाने से पहले टोनी उन दोनों की मदद करती है कि कोई भी क्रिएचर कोई भी ज़ॉम्बी उन तक ना पहुंच पाए। और जब सारा सेटअप तैयार हो जाता है तो टोनी को एक लाइफ जैकेट देता है और यहाँ से दूर चले जाने को कहता है, क्योंकि उसके डैड उसे जिंदा रखना चाहते थे। टोनी भी बात मानते हुए पानी में जंप कर देती है और फिर मूवी के आखिरी सीन में हम इस बोट को भी एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं, यानी तबाह होते हुए देखते हैं, जिसके रिजल्ट में रे और वो दूसरा आदमी भी मारे जाते हैं। अब जो मेडिसिन समुद्र के अंदर गई थी वो नीचे निकलने वाली ब्लू लाइट की केमिकल के साथ रिएक्ट करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ी तूफान की लहर क्रिएट कर देती है, जिसे हंटर देखकर यहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब उसके सामने आ जाता है वो ज़ॉम्बी जिसे वो लोग जेल में बंद करके आए थे। जेड उसे करंट देते हुए उसका सर फाड़कर आगे बढ़ जाता है। आगे जाने पर सैम और किन्सी टोनी को रेस्क्यू कर रहे थे। खतरा अब इनके ऊपर से टल चुका था, सारे ज़ॉम्बीज को इन्होंने मार दिया था और ऐसे आगे दुनिया भी इस खतरे से बच गई थी। दूर से इन्हें एक शिप आती दिखाई देती है जो इन्हें रेस्क्यू करने आ रही थी, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहाँ